नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। अब की बार किसका बिहार हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार का एग्जिट पोल। अब से थोड़ी देर में एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे क्योंकि वोटिंग अब खत्म होने को है बिहार में। बिहार का इलेक्शन आज फाइनल हो चुका है और अभी अभी बिहार चुनाव के दूसरे राउंड की 122 सीटों पर वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है और बिहार चुनाव के इस दूसरे राउंड में बंपर वोटिंग हुई है। ये आपको जाननी चाहिए ये बात। पहले राउंड में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई थी, वो भी एक रिकॉर्ड था और अब बिहार में वो रिकॉर्ड भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे फेज में जितनी भी सीटों पर मतदान हुआ, 5 बजे तक मतदान का आंकड़ा 67% था, 67%। ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। किशनगंज में 76% वोटिंग हुई है 5 बजे तक, कटिहार में 75%, पूर्णिया 74%। ये वो सीमांचल के इलाके हैं जो मैंने आपको बताया अभी। इनके अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में 70% मतदान हुआ दूसरे फेज में। सुपौल में 71% लोगों ने मतदान किया है और इंपॉर्टेंट यह है कि ये 5 बजे तक का ही फिगर है, मतलब ये अभी और बढ़ेगा। और बिहार ने कभी ऐसा मतदान नहीं देखा, हमने बिहार में कभी ऐसी वोटिंग नहीं देखी और बिहार में ऐसी वोटिंग के बारे में आपने कभी शायद सुना ना हो। अगले 2 घंटों में जो आंकड़ा आएगा वो अप्रत्याशित होगा, ये अब हम बड़ा आराम से कह सकते हैं, जब अभी ही मतदान जो है 75% के तकरीबन पहुंच चुका है और पिछली बार 65% पोलिंग हुई थी पहले फेज में। इसलिए अब ये आज जो एग्जिट पोल होगा ये भी हो सकता है आपके हमारे सबके अनुमान से एक बिल्कुल अलग नतीजा देखने को मिले। नतीजा एग्जिट पोल का, असल नतीजा तो 14 तारीख को आएगा। बिहार में वोटिंग के ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये और अपडेट होंगे और ये आंकड़े बिहार में लैंडस्लाइड वोटिंग का इशारा तो कर रहे हैं। क्या ये लैंडस्लाइड किसी एक गठबंधन के लिए भी नतीजों में देखने को मिलेगा? क्या कोई लैंडस्लाइड जीत एनडीए या महागठबंधन का इशारा है इतनी बंपर वोटिंग होना? क्या ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बनाए रखने के लिए मतदान है या बिहार में परिवर्तन करने के लिए लोगों ने वोट डाला है? नीतीश कुमार के अलावा क्या तेजस्वी यादव को इसी बार जनता जो है मुख्यमंत्री का ताज पहनाएगी? कौन कितनी सीटें जीतेगा? मोदी की पार्टी को कितनी सीटें, नीतीश कुमार को कितनी सीटें? एनडीए ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया था 160 प्लस सीटों का। क्या वो लक्ष्य के आसपास पहुंचेगी या उसको पार करेगी या काफी पीछे छूट जाएगी? होपफुल तेजस्वी यादव भी बहुत हैं, क्या उनकी ये होप, उनकी उम्मीद पूरी होगी? हम आज इसी पर बात करेंगे। थोड़ी देर में एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे। 6:30 बजे तक सीमा होती है चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों की, तो 6:30 बजते ही 6:31 पर एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तैयारी हमारी पूरी है, अभी हर जगह 00 लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी देर में नंबर भरने शुरू हो जाएंगे। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी। आप सब लोगों का बहुत स्वागत सर। आप सब लोगों से पिछले 2 महीनों में हमने बड़ा मतलब आपका ब्रेन पिक करने की कोशिश की है कि नतीजों में क्या निकलेगा। आज उसका एक पुख्ता इशारा मिलेगा, लेकिन रहेगा वो इशारा है क्योंकि असली नंबर तो 14 तारीख को आएगा। हमारे साथ मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह वो भी थोड़ी देर में होंगे क्योंकि उनके साथ हमने मिलकर ये एग्जिट पोल किया है, उनकी टीम ने ग्राउंड पर किया है, हम उनके पार्टनर हैं इस एग्जिट पोल में। तो वो आएंगे थोड़ी देर के बाद जब उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अभी वो अपने फिगर्स जो उनको ग्राउंड से मिल रहे होंगे उनको अपडेट करने में लगे हुए हैं, तो थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे और 6:30 पर हम आपको ये मेट्राइज का जो सर्वे है वो हम दिखा देंगे। लेकिन और प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस बाय इंडिया के सीएमडी वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो चूंकि वो नहीं वो एक ओपिनियन पोल वो करते नहीं है, एग्जिट पोल के डेटा को वो आज दे नहीं रहे हैं, वो कल जारी करेंगे अपना एग्जिट पोल, तो उनसे लेकिन बातें निकलवानी पड़ेंगी हमें क्योंकि नंबर तो उनको भी मिल रहे होंगे। तो सर पहले प्रदीप जी कोई अनुमान आप अभी लगाना चाहें एग्जिट पोल को लेके? नहीं, देखिए हम तो पहले दिन से अनुमान लगा रहे हैं कि ये चुनाव का नतीजा 2010 के चुनाव नतीजे के कितना करीब जाता है। मेरे लिए नतीजे में देखने की एक ही बात होगी, क्योंकि जिस दिन बीजेपी ने ये तय किया कि हमको अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश नहीं करना है जी, नीतीश कुमार ने तय किया कि अब हमको नहीं पलटना है। जिस तरह का सामंजस्य दोनों पार्टियों के बीच में हुआ और उसके अलावा जो गठबंधन बना उसमें सीटों का बंटवारा जिस तरह से हुआ जी, और फिर उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री जिस तरह से नीतीश कुमार की प्रशंसा करते रहे, जो नीतीश सरकार ने जो है महिलाओं के लिए वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा की, सब मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार डेवलपमेंट और
महिला सेंट्रिक डेवलपमेंट, जी, ये जो दो इश्यूज या नैरेटिव उन्होंने सेट किए, उसकी वजह से चुनाव का नतीजा मेरे हिसाब से तय हो गया था। अगर कोई कसर थी तो वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के झगड़े ने पूरी कर दी। आपके लिए ये लैंडस्लाइड हो सकता है एनडीए के लिए? अब मेरे हिसाब से होगा ही, होगा लैंडस्लाइड। 2010 206 सीटों वाला माहौल आपको लग रहा है? प्रदीप गुप्ता जी, एक्सिस बैंक इंडिया के सीएमडी, वो हमारे साथ जुड़ सकें। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं तो सोच रहा था कि आपकी मुट्ठी भी आज खुलेगी, कुछ हमें पता चलेगा आप एक्सिस का डेटा क्या कह रहा है। नमस्कार सर। वो मुट्ठी खोल कर दिखा रहे हैं वो। मुझे लगा नमस्ते कर रहे हैं। सर मुट्ठी है, ये वाली मुट्ठी नहीं, डेटा वाली मुट्ठी। नहीं, थैंक यू सौरभ जी। क्या है कि आजकल 2 ही चरण में मतदान हो रहा है। बिहार की बात करें, जो पहले 7 में हुआ करता था, 2020 में जरूर 3 में हुआ था और 15 में जो है 7 चरणों में हुआ था, और लोकसभा में तो 7 में होता ही। तो एक्सिस माई इंडिया में हमने ये कोशिश करी है हमेशा कि जितना करीब आ सके चुनावी परिणाम नतीजों के, वो पूरी कोशिश करते हैं, और उसके लिए एक दिन और ज्यादा ले रहे हैं। पोस्ट पोल स्टडी हम उसको कहते हैं, कि लोग अपने अपने घर में पहुंच जाए, आराम से उनसे चर्चा की जा सके, और उसके बाद कुछ आकलन करके आपके और आपके दर्शकों के समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए जा सके, जो कि हकीकत के एकदम करीब हो। किसी भी एग्जिट पोल का जो एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो ठीक है कि कौन जीत रहा है, लेकिन किसने किसको क्यों वोट किया, ये क्यों वाली जो बात है, और ये जो वोट जिस भी पार्टी को जितने मिल रहे हैं, वो किस जाति, वर्ग, समुदाय, महिला पुरुष, एज के मुताबिक, एजुकेशन के मुताबिक और ऑक्यूपेशन व्यवसाय के मुताबिक, ये सारे के सारे आंकड़े प्रस्तुत कर पाए, हम ऐसी पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा और इंतजार कर लें, एक दिन सवाल है। नहीं, वो ठीक है, आपने तय किया है तो अब कल ही आप बताएंगे। लेकिन पहले 121 सीटों के तो बहुत सारे क्या और क्यों के जवाब सर आपको मिल गए होंगे, 4 दिन से आप उस पर काम कर रहे हैं। तो बगैर डेटा शेयर किए अगर आप कोई ब्रॉड ट्रेंड्स हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बता पाए। देखिए सौरभ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और बिल्कुल हमने आकलन किया है। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, हाफ कुक फूड इज नेवर गुड। यानी कि आधा, एग्जैक्ट आधा, दोनों चरणों की बात कर ले तो आधा आधा हुआ है, तो उसके ऊपर मैं कुछ भी कहूं, थोड़ा आपका जायका बिगड़ जाएगा, और वो मैं चाहता नहीं हूं कि किसी तरह का लब्बो लबाज रहे, इब्सन बट की बात रहे। हिंदी की भी कहावत है कि पतीले में चावल के एक दाने से पता चल जाता है चावल पका है कि नहीं। बिल्कुल सही कहा प्रदीप सिंह जी आपने, बिल्कुल हकीकत है, और ऐसा ही होता है, और वही एक उसका स्वरूप है एग्जिट पोल का करने का। क्योंकि मतदाता तो 7 करोड़ 42 लाख है, जिसमें अब 60-65% 2/3 मतदान करीब करीब होता दिख रहा है। दोनों चरणों को भी मिला दें तो उसके ऊपर तो जरूर वो मिला है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हम पूरे नंबरों के साथ आना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, लेकिन 2 ही 3 बड़ी डेमोग्राफी है, जो कि दोनों गठबंधनों के बीच में यदि जो भी अंतर होता है, जो भी जीतता है वो होगा। सबसे पहले बिहार की बात करें तो जाति के आधार पे 90% से ज्यादा लोग वोट करते हैं, तो सबसे बड़ी जो डेमोग्राफी है जो अंतर करेगी वो जाति। दूसरे नंबर पे महिला आती है, जो करीब करीब 50% के आसपास होती हैं। महिलाओं का वोट, खासकर बिहार का जो सामाजिक ताना बुना है उसके चलते जो सरकार की सुविधाएं मिलती है उनको, और किसी भी सरकार की हो, वो एक महत्वपूर्ण डेमोग्राफी है जो कि तय करती है। तीसरी जो डेमोग्राफी बिहार के अंदर आज की डेट में मैं आपको बताऊं और आपके दर्शकों को, अच्छी बात यह है कि बिहार में अभी देश में तो जनसंख्या जनगणना नहीं हुई है, वैसे 11 के फिगर थे, लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि यहाँ एक SIR हो गया और उसके पहले जातिगत जनगणना हुई है बिहार में। तो हमारे पास आंकड़े पूरे मौजूद हैं, बड़े रोचक हैं आंकड़े, सबको जानना चाहिए इस बात को। 18 उम्र से लेके 39 यानी 40 के अंदर के जो मतदाता हैं वो 50% है साहब, 50%, जो कि एक बहुत बड़ा संख्या है। 50% अपने आप में। करीब फर्स्ट टाइम मतदाता जो 14 लाख के करीब है वो 2% है, उसके बाद 20 से 29 और 30 से 39। तो ये सरकारी आंकड़े हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब तीसरी जो डेमोग्राफी युवा की जो है वो, अब चलो युवा को हम 39 तो नहीं कह सकते, जनरली युवा को हम एक 30 साल तक मान लेते हैं। तो उस 30 साल के आंकड़ों की भी जो बात कर लें तो करीब करीब
26% के आसपास है, जो अपने आप में बड़ा अंतर है। तो युवाओं, पहले तो जाति, दूसरा महिला और तीसरा युवा, मुझे लगता है कि यही 3 डेमोग्राफी डिसाइड कर सकेंगे कि बिहार की दशा और दिशा आने वाले 5 साल में किसके हाथ में होगी। ठीक है प्रदीप जी, अब इन्हीं 3 डेमोग्राफी से चले हम लोग बात करते हैं आगे। अगेन मैं ये राइडर लगा रहा हूं कि अभी प्रदीप जी चूंकि अपने नंबर्स पर काम कर रहे हैं, तो वो नंबर्स पर बात नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, ट्रेंड्स पर हम लोग बात कर सकते हैं। मैं आपसे साहब थोड़ा सा लीडिंग सवाल पूछ सकता हूं, क्योंकि हमने जो ओपिनियन पोल्स देखे अभी चुनाव से पहले जो आए, वो बाय एंड लार्ज ये बता रहे थे कि एनडीए आगे चल रहा है। कोई बहुत आगे बता रहा था, कोई नेक एंड नेक की फाइट कह रहा था, लेकिन एज दे रहा था वो एनडीए को। ये आपका नहीं, बाकी कुछ सर्वेस जो हमने देखे। अब जो पहली आपने डेमोग्राफी बताई है जाति, हर पार्टी और गठबंधन ने अपने अपने हिसाब से उसको सेट करने की कोशिश की है। बहुत से लोगों का मानना था कि ये सोशल कोएलिशन भी, जाति आधार भी एनडीए के पास बेटर है। दूसरा आपने महिलाओं का कहा, तो अब ये तो एक बड़ी क्लीशे बात हो गई बिहार में कि महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार की तरफ ज्यादा देखा गया है हिस्टोरिकली। और तीसरा युवा, इसके बारे में भी यूनानिमस था ऑलमोस्ट लोगों का, आप जैसे एक्सपर्ट्स की राय, कि एक वर्ग युवाओं का है वो तेजस्वी यादव की तरफ बहुत ध्यान देता है। ये सही है बातें तीनों? करीब करीब बिल्कुल सही बात कही। मैं जाति को थोड़ा सा और कोशिश करता हूं आपके लिए डिकोड और विश्लेषण करने की। देखिए, एक है कि हम हमेशा बोलते हैं अपर कास्ट या फॉरवर्ड, दूसरा हम कहते हैं कि वो ज्यादा करके एनडीए या बीजेपी के साथ जुड़ा रहता है, उसमें कोई सबको ये पता है। दूसरा वर्ग है एम वाई का, एम वाई यानी कि माइनॉरिटी और यादव। ये वर्ग जो है बिल्कुल एक मुश्त जो है महागठबंधन के फेवर में रहता है। अब जो बड़ी चीज जो बचती है वो बचती है दलित। अब दलित बिहार में जो है वो 16%, 5% पासवान, 5% जाटव और 6% नान जाटव नान पासवान दलित। अब पासवान की बात करें तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो है वो एनडीए के तरफ उनका पलड़ा ज्यादा भारी होता है। पासवान की बात करें तो 2-3 कारण है, वो सबको भी पता है। दूसरी बात करें जाटव, जाटव का जो पलड़ा भारी है, हमने पिछले लोकसभा और अभी से देखा हुआ है कि वो ज्यादा करके महागठबंधन के फेवर में ज्यादा स्क्यूड रहता है। तो ये 5 और 5 की ये चर्चा हो गई। अब ये डिसाइड करेंगे जो बाकी बचे 6% दलित, जो कि नान जाटव नान पासवान है, और 4% मल्ला। ईबीसी की भी बात कर रहे हैं। अब ईबीसी में तो 100 से अधिक जातियां हैं, जिसकी की बड़ी बात की बात करें जो 4% है वो मल्ला। अब मल्ला में ऐसा हुआ है कि जैसे ही ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साहनी या इधर से उधर गए हुए हैं वो पिछले 5 साल में, तो ऐसा लगता है कि शायद उसका वोट जो होगा वो, शायद लगा रहा हूं मैं यहाँ पे अभी, तो ये 6 और वो 4, 10, इस 10 में जो ऊपर जाएगा वो मेरे को लगता है कि सरकार बनाने के करीब। चलो, तो आपने मतलब काफी, उन्होंने अपना क्वेश्चन सेट हमारे लिए छोटा कर दिया है। तो अजीत जी सहमत हैं आप? उन्होंने जो ये 10-11% की चुनौती बताई है दोनों गठबंधनों के लिए। नहीं, देखिए, मोटे तौर पर बात सही है प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि जो जाटो है, रविदास समाज जो है दलित का, वो आमतौर पर इंडिया ब्लॉक की तरफ रुझान दिखा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, नहीं तो सासाराम सीट नहीं जीत पाती कांग्रेस पार्टी, वो तो मीरा कुमार छोड़ के चली गई थी सीट, सासाराम सीट जीते ही इसी वजह से बसपा का एक असर है। लेकिन उस वोट को लेकर वो जो इलाका है, जिस इलाके में ये वोट कंसंट्रेटेड है और यूपी से लगता हुआ इलाका है, उसमें बसपा भी एक फैक्टर है। तो हम लोग को उसको काउंट करके और अपना उसको डिस्काउंट करके भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। और 5-6 सीटें हैं जिसमें रामगढ़ की सीट है, बक्सर की सीट है, भभुआ, मोहनिया, सासाराम, ये सब सीटें ऐसी हैं जहां बसपा एक बड़े फैक्टर के तौर पर वहां काम करे, उसके कैंडिडेट अच्छा लड़ रहे हैं, तो वो एक फैक्टर होगा। लेकिन दलित की ओवरऑल आबादी जो है अभी इस बार की जाति गणना के हिसाब से 20% है, 19.7% है टोटल दलित, जिसमें मेजर वो बताया प्रदीप जी ने, वो ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो पासवान का है, और उसके बाद वो जो रविदास समाज है वो है, और उसके बाद उसमें एक बड़ा फैक्टर जिसको 6% में उन्होंने रखा, वो 3.2% के करीब मुसहर है, जो लगभग पूरी तरह से अपना रुझान एनडीए की तरफ दिखाता है, और वो ज्यादा पोलराइज होता है जीतन राम मांझी की वजह से वो। और उस इलाके में कंसंट्रेशन भी है मगध के इलाके में दलित आबादी 30%, 35% से ज्यादा है। हम अभी सिर्फ दलित उस वाली बात कर रहे हैं।
तो वो एक मेजर फैक्टर है। और नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स रही है दलित और महादलित वाली, उन्होंने एक्सक्लूड करके पासवान को पॉलिटिक्स की थी। अब बाद में पासवान भी जब आ गए, पिछली बार अलग थे, इस बार आ गए, तो वो एक एडवांटेज का एडेड एडवांटेज है एनडीए के लिए दलित वोट में। अब ईबीसी की जो बात है, मल्लाह का अपना जो कोर जिस जाति से आते हैं, अपना निष्कर्ष बताते जाएं, दलित वोट का निष्कर्ष दलित वोट में मेजोरिटी दलित वोट किधर है? एनडीए के साथ एनडीए के हमेशा की तरह हमेशा रहा है और इस बार भी है, मेजोरिटी वोट एनडीए के साथ है। और ईबीसी में जो मल्लाह की बात अगर आप करें तो वो एग्जैक्टली जो इनकी जाति है मुकेश सहनी की, वो 2.86 है। और ओवरऑल जो उपजातियां हैं वो सब मिलाकर के 9% को एक्सीड करती हैं, थोड़ा एक्सीड करती हैं। लेकिन उन जातियों में नीतीश कुमार की ज्यादा पकड़ है और नीतीश कुमार ने कैंडिडेट्स भी उस हिसाब से ज्यादा दिए हैं, जो इस इलाके में, जो सीमांचल के इलाके में और भागलपुर के इलाके में और इसी इलाके में मेनली जो इनकी दूसरी उपजातियां हैं उनको ज्यादा टिकट भी दी है नीतीश कुमार ने। तो एक ईबीसी का जो कोर वोट है नेचुरली वो बीजेपी के साथ है हमेशा। और पोस्ट इलेक्शन जो डाटा उठाया गया उसके हिसाब से भी जब अकेले लड़ी थी बीजेपी 2015 में, तो ईबीसी का 52% वोट बीजेपी को मिला था। तो ईबीसी का एक जनरल रुझान एनडीए की तरफ होता है। और उनको जो एडवांटेज हो रहा था मुकेश सहनी के आने से, वो नुकसान यहां हो गया कि एक तो उनको बहुत देर तक लटका के रखा गया, उप मुख्यमंत्री उनको घोषित जरूर किया गया, लेकिन जो 15 सीटें दी गई उसमें से 4 सीटें उनकी चली गई। एक पर उनका नामांकन कैंसिल हो गया, 2 पर नाम वापस करा लिया आरजेडी ने जबरदस्ती, बाबू बरही और उनके भाई वाली सीट जो गौड़ा बोराम है, और एक सीट पर अभी भी उनका फ्रेंडली फाइट है। तो वो 10 सीट लड़ रहे हैं और जो भाई बैठे हैं। और उसमें भी अब आपको बता दें, ये मतलब रिसेंट डेवलपमेंट था कि कैमूर में जो पूरा जिला है, उस जिले में मुकेश सहनी की पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि हम महागठबंधन को समर्थन नहीं करेंगे इस जिले में। अच्छा, तो ये इतनी गड़बड़ी हुई उनको लेकर के, इतनी बदमजगी हुई। और जिस दिन उनके भाई बैठे हैं संतोष सहनी, उस दिन से लगभग वो बात ये वाइप आउट हो गया कि उनकी वजह से कोई एडवांटेज महागठबंधन। आप तो खैर बहुत डिटेल में चले गए, सीट बाय सीट आपने महागठबंधन ईबीसी का भी वोट जो है वो मैक्सिमम वोट। प्रदीप जी ने कहा सबसे बड़ी डेमोग्राफी जाति है, 90% लोग जाति देख के वोट करते हैं। आपके हिसाब से जातियों का गणित जो है वो एनडीए के फेवर में है? भाई हमेशा है ना, 32% जातियां महागठबंधन के साथ हैं और 68% जातियां मोटे तौर पर। उसका अगर कुछ कटता भी है तब भी उसमें मेजोरिटी। आपकी बात से प्रदीप जी कितना सहमत है ये भी पूछ लूं, फिर अवधेश जी में आता हूं। जी बताएं, उनका मानना है कि सारा सोशल कोलिशन, सारा अरिथमेटिक गणित करने के बाद भी एनडीए के लगता है कि सोशली एनडीए ज्यादा अलाइंड है। प्रदीप जी देखिए, अब साहब ने अपना आकलन बताया है, तो हम तो कुछ सीटों का उन्होंने जिक्र किया है जो कि बाहुल्य है, उन सीटों के ऊपर अमुक अमुक जातियां और अमुक अमुक जातियों का। लेकिन मैं कहूंगा कि कम से कम जो आज की डेट में जगजाहिर है और जो मुझे नजर आया, पासवान क्लियर है, उसमें कहीं कोई ज्यादा लब्बोलबाज है नहीं कि वो एनडीए की तरफ है। जहां तक जाटव की बात करी तो वो मैं अभी भी मानता हूं कि यदि लगा रहा हूं बहुत बड़ा, मैं सीधा सा सिंपल गणित ले लीजिए कि 31% यदि एमवाय है और यदि 40% वोट मिलता है, महागठबंधन की पार्टियां और एनडीए की पार्टियां जो 24 में थी और अभी 1 साल ही हुआ है उनका चुनाव हुए, 1.5 साल, तो 40% साहब वोट कहां से आया? 40% में तो इसका मतलब है एमवाय के अलावा बहुत कुछ है और बहुत कुछ। 9 पॉइंट्स का इजाफा अपने आप में बहुत बड़ा इजाफा होता है और कहलाता है। जब किसी भी पार्टी को 40% वोट मिलने लगते हैं, भली सीट की बात हम बाद में करेंगे, अभी तो हम कौन कहां पर आगे है उसकी बात कर रहे हैं। तो बिना जाटव के जो 5% में से जब तक उनको 4% बड़ा नंबर ना मिले तब तक वो 31 और 4 35, उसके बाद भी 5 बचते हैं। तो अब मैंने मान लिया जितने बचे हैं उसका 10 से 20% वोट वहां से आया है। सर बड़ा तो एनडीए का भी होगा ना, लोकसभा में मैं निकाल ही रहा हूं एनडीए का। जी, एनडीए 48%, 48%, हाँ, 48% और 39% महागठबंधन था। तो पिछला लोकसभा, तो ये तो रिवर्स लॉजिक उन पे भी अप्लाई होना चाहिए कि वो भी इधर का ले सकते हैं। यस, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसमें एक और चीज थी जो कि इंपॉर्टेंट थी लोकसभा के संदर्भ में, वो थी पप्पू यादव का इंडिपेंडेंट लड़ना और अच्छा खासा जीतना। तो यदि इस बार मान ले कि पप्पू यादव की ऐसी कोई पार्टी है, वो तो है नहीं, तो उसका भी एक फर्क वहां पर आता हुआ दिखता है। लेकिन नेट बात करें
तो दलित का जो ये 16 मैं मानता हूं, और वो जो 3 और 4% दलित महादलित की कहानी है, वो बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं जिसका कि बड़ा मुश्किल है आकलन कर पाना। तो ये जरूर लगाया जा सकता है कि आज की डेट में दलितों के बीच में खासकर मल्ला प्लस ये, क्योंकि सवाल 3 या 4% या 4 या 5 सीट का नहीं है, वो तो जहां पर मौजूद है वो वहां पर मौजूद है, वो वहीं से टोटल वोट आ रहा है, तभी तो वो 40 की तरफ बढ़ते हुए आया। लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, अभी का मेरा आंकड़ा इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं सिर्फ साहब की बात को फर्दर डिकोड। ठीक है अवधेश जी, उन्होंने कहा भाई दलित वोटरों का एक वर्ग और ईबीसी का एक चंक, खासकर मल्ला का नाम लिया उन्होंने, ये एक किस्म से तय करेंगे, आप सहमत हैं? नहीं, देखिए बिहार के चुनाव को अगर हम केवल ये मान लेते हैं कि जातीय गणना के आधार पर निष्कर्ष निकाल लें, तो वो एक आज के सामाजिक सोशियोलॉजी के आधार पर वो एक स्टडी हो सकती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को केवल बिहार में जातीय गणित के आधार पर ही वोट मिलता है? जातीय गणित है उसमें, बड़ा सवाल है। क्या इसी आधार पर वोट मिलता है? क्या किशनगंज और पूर्णिया में ये जातियां उसी प्रकार से, अररिया में और मधुबनी और दरभंगा में इसी प्रकार से वोट करेंगी जहां उनको डायरेक्ट जो है मुस्लिम कट्टरपंथ से लड़ना है? तो इसलिए ये ओवरऑल एक बात हम कर लेते हैं कि इतनी जातियां इस ओर जाती है। जहां तक रविदास का सवाल है, तो मुजफ्फरपुर के बोचहा में तो रविदासों ने बाजाबता वहां जनता दल, वहां एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया, खुल के कहा कि हम वोटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए एकदम से उसके आधार पर जब हम सारा कुछ सोचते हैं ना, तो फिर निष्कर्ष निकालने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। इसलिए वो है, इस बार हमने जितनी जातियां बटी हुई देखी है बिहार में, ये कभी नहीं था। लालू प्रसाद यादव के सामने अगड़ी जाति पिछड़ी जाति होती थी, इस बार छोटी छोटी जातियों की गोलबंदी हो रही है, उनके नेता खड़े हो रहे हैं। लेकिन मतदान के दिन वो उसी प्रकार से हुआ है, ये अभी तक के चुनाव की प्रवृत्ति से स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, मैं किसी जाति का हूं अवधेश कुमार, हमारी गणना होगी तो, लेकिन हम 24 घंटे क्या जाति ही सोचते आपने सरने में ऐसा लगा है आपकी जाति पता ही नहीं चलती। हमें मालूम है, वो अलग बात है। इसलिए अरे प्रदीप सिंह की जाति मान लिए पता है, लेकिन 24 घंटे में कितनी देर जाति के बारे में सोचते होंगे हम फलाने जाति का है? ऐसा थोड़ा ही होता है। अच्छा चलिए, दो में से एक प्रदीप जी ने अपना एग्जिट पोल दे दिया, प्रदीप सिंह जी ने दे दिया, ठीक, प्रदीप गुप्ता जी ने नहीं दिया, आप तो दीजिए। नहीं, मेरा एग्जिट पोल पहले दिन से है कि जो जिस स्थिति में चुनाव आयोजित हुई, जिस प्रकार से दोनों गठबंधनों की स्थितियां थी, एक गठबंधन अंत तक अपने सीट के समझौता नहीं कर रहा है, दूसरी ओर चुनाव अभियान शुरू हो गए हैं, और उस प्रकार से जो बिहार के और देश के सामने मुद्दे थे और बिहार की लोगों की जो सामूहिक आकांक्षाएं थी, जो उन सबको मिला के अगर हम देखते हैं, तो इस समय भी मुझे आज के मतदान के बाद भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आगे दिखता है। यद्यपि इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जो 3 समस्याएं थी, पहली समस्याएं थी जो भारतीय जनता पार्टी के 2 दर्जन के आसपास उम्मीदवारों के विरुद्ध पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में व्यापक असंतोष था, और जो गया की वोटिंग अभी मैं देख रहा हूं अगर इतना कम है तो वो थोड़ी चिंताजनक है। दूसरी स्थिति ये थी कि मांझी के उम्मीदवारों को लेकर भी बीजेपी के वर्कर बोलते थे कि अगर ये परिवार को ही टिकट देंगे और बेचेंगे तो हम मुफ्त में काम क्यों करें, और यही स्थिति लगभग लोजपा के कुछ उम्मीदवारों को लेकर के थी।